Hello, good morning to all of you. So next chapter है method of differentiation. So next chapter है method of differentiation. Method of differentiation ये कई बुक में तुम्हें नाम मिलेगा, डिफरेंशियल कोफिशिएंट कुछ भी मिलेगा, डेरिवेटिव्स। तो इसमें इस चैप्टर में हम लोग ये सीखते हैं कि डिफरेंशिएट कैसे करते हैं। हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि वो डिफरेंशिएबल है कि नहीं, वो डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर देखेगा। तो डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर में हम लोग ये देखते हैं कि डिफरेंशिएबल कर सकते कि डिफरेंशिएट कर सकते कि नहीं, एमओडी में डिफरेंशिएट कैसे करना है। नेक्स्ट इसका एक सिंबल होता है जो हमें ये बताता है कि हाँ डेरिवेटिव करता है। y1 मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव, y2 ऐसे करके yn, तो y2 मतलब सेकंड डेरिवेटिव, yn मतलब nth डेरिवेटिव। कभी कभी स्टूडेंट इसको ऐसे भी लेता है, फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन, nth फंक्शन। वैसे तो क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करता है, लेकिन है ना क्वेश्चन कभी कभी मेंशन कर देता है y1 y2 रिप्रेजेंट्स सक्सेसिव डेरिवेटिव, फिर yn इज द nth डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। तो इस तरह से वो मेंशन कर देता है। नेक्स्ट f डैश x यानी फर्स्ट डेरिवेटिव, f डबल डैश x सेकंड डेरिवेटिव, ऐसे करते करते डैश 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 n टाइम्स, तो nth डेरिवेटिव। dy d2y ये dny, तो d मतलब डेरिवेटिव, तो d इनवर्स का क्या मतलब होगा, उसका मतलब होगा इंटीग्रेशन। तो एक्चुअली दिस इज अ रिवर्स प्रोसेस, इट्स नॉट रेसिप्रोकल। तो d मतलब डिफरेंशिएशन, तो d इनवर्स मतलब इंटीग्रेशन। ये इंजीनियरिंग में ज्यादा यूज होता है, हम लोग इतना यूज नहीं करते इसको, क्योंकि हम लोग सिंपली क्या करते हैं, सिंबल्स यूज कर लेते हैं ना डेरिवेटिव का, इंटीग्रेशन का। नेक्स्ट है ये फिजिक्स में ज्यादा मिलेगा, y डॉट डॉट ऐसे करते करते y डॉट 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 n टाइम्स, ये फिजिक्स में काफी मिलेगा। नेक्स्ट है डिफरेंशियल कोफिशिएंट dy बाई डी एक्स d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, तो इसका मतलब सेकंड डेरिवेटिव। तो ऐसे nth डेरिवेटिव क्या होगा, dn y अपॉन dx इज टू n। नेक्स्ट फिर y डैश y डबल डैश, y क्यों, क्योंकि y फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है, तो y डैश y डबल डैश 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 n टाइम्स। तो ये सिंबल्स हमें बताने की डेरिवेटिव। नेक्स्ट है रिमार्क। तो रिमार्क फर्स्ट पॉइंट कि dy बाई dx को फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को रेसिप्रोकल लिख सकते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को रेसिप्रोकल लिख सकते हैं। नेक्स्ट dx का होल स्क्वायर और dx स्क्वायर में फर्क है, देखो कैसे। dx का होल स्क्वायर मतलब x2 माइनस x1 का स्क्वायर, और dx स्क्वायर का मतलब है x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, तो दोनों में फर्क है। नेक्स्ट dy बाई dx को पढ़ते कैसे हैं, इसको समझते कैसे हैं कि डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। नेक्स्ट dy बाई dx स्क्वायर को क्या करेंगे फिर, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x स्क्वायर। तो यहाँ पे वेरिएबल चेंज हो गया। फिफ्थ, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को रेसिप्रोकल करके नहीं लिख सकते, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को रेसिप्रोकल करके नहीं लिख सकते, ये गलत है। तुम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को रेसिप्रोकल लिख सकते हो और उसको तोड़ भी सकते हो, तो इसको ऐसे तोड़ भी सकते हैं, लेकिन हायर ऑर्डर डेरिवेटिव को नहीं, ना उन्हें तोड़ सकते हैं ना रेसिप्रोकल लिख सकते हैं। नेक्स्ट अलजेब्रा, अगर कोई कांस्टेंट इनटू फंक्शन लिखा है और उसका डेरिवेटिव करना है तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। नेक्स्ट ऐड करके डिफरेंशिएट करो या डिफरेंशिएट करके ऐड करो, एक ही बात है। सब करके डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट करके सब्ट्रैक्ट करो, एक ही बात है। नेक्स्ट अगर x की जगह लीनियर आ जाए
x की जगह लीनियर आ जाए, अगर x की जगह लीनियर आ जाए तो आंसर में भी x की जगह लीनियर आएगा और x का कोफिशिएंट आगे आ जाएगा। इंटीग्रेशन में डिनोमिनेटर में जाता है, डिफरेंशिएशन में आगे आता है और इंटीग्रेशन में डिनोमिनेटर में जाता है। बच्चों से कई बार ये सिली मिस्टेक हो जाती है, कभी वो न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर तो मिसकैलकुलेशन हो जाती है। उसका रीजन है क्योंकि बच्चों को डेरिवेटिव ज्यादा याद रहता है, क्योंकि वो डेरिवेटिव की ज्यादा प्रैक्टिस और पहले और डेरिवेटिव इजी जाता है। तो जस्ट बी केयरफुल, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन तो डेरिवेटिव के केस में आगे आएगा और इंटीग्रेशन के केस में नीचे आएगा। नेक्स्ट है अपने को 5 स्टैंडर्ड फंक्शन के डेरिवेटिव याद होने चाहिए। 5 स्टैंडर्ड फंक्शन के डेरिवेटिव याद होने चाहिए और आगे जाके वही इंटीग्रेशन बनने वाले हैं। आगे जाके वही इंटीग्रेशन बनने वाले हैं। तो वो स्टैंडर्ड फंक्शंस कौन से हैं? जैसे पहला अलजेब्रिक हो गया, फिर लॉगरिथमिक हो गया, फिर एक्सपोनेंशियल हो गया और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो ये वो स्टैंडर्ड फंक्शन है। तो पहला करते हैं y इक्वल टू एक्स इज टू एन, तो इसका डेरिवेटिव कितना आ जाएगा? पावर आगे आ जाएगी पावर -1, इसको पावर रूल भी बोलते हैं। तो पावर आगे आ जाएगी पावर -1, तो इसको पावर रूल भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है और कुछ डेरिवेटिव्स तुम्हें डायरेक्ट याद होने चाहिए, जैसे कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव 0 है। ये आवाज आ रहा है ना? आवाज आ रहा है? स्क्रीन दिख रहा है ना? आवाज आ रहा है? यस नो? ठीक है, और स्क्रीन दिख रही है? यस नो? ठीक है, हाँ। चलेगा। तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x है, ये डायरेक्ट याद होना चाहिए, ये कभी कभी बहुत यूज होता है। फिर y इक्वल टू रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स, और रिवर्स याद है तो और भी बहुत अच्छी बात है, उसका इंटीग्रेशन भी याद हो जाएगा तुम्हें। तो रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स, फिर y इक्वल टू 1/x का डेरिवेटिव, ये तो याद ही रखो, -1/x², -1/x²। फिर एक क्वेश्चन आता है ये आया कहां से, तो ठीक है वो हम निकाल सकते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल से। तो f डैश x इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h। तो इसकी लिमिट निकालने जाएंगे ना, इसमें h x को कॉमन ले लो तो ये x रेज़ टू n कॉमन आ जाएगा। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 तो 1 प्लस h बाय x रेज़ टू n माइनस 1 अपॉन h। और ये कहां से आ जाएगा? फिर सीरीज एक्सपेंशन से। तो सीरीज एक्सपेंशन करेंगे तो वो आ जाएगा n by x, तो which is n into x raised to n minus 1। तो क्वेश्चन चला गया लिमिट चैप्टर में, इसलिए लिमिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। लिमिट चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी ये दोनों तो पूरे 100% डिपेंड है, और एमओडी में हाउ टू फाइंड द डेरिवेटिव इवन तुम्हारे 12th बोर्ड में भी है। नेक्स्ट है एक्सपोनेंशियल फंक्शन y इक्वल टू x a रेज़ टू x, तो इसका डेरिवेटिव होगा a रेज़ टू x ln a। तो e रेज़ टू x का डेरिवेटिव क्या होगा? e रेज़ टू x ln e 1 होता है। तो एक्चुअली ये वो फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन सेम आता है, ये वो फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव इंटीग्रेशन सेम आता है। नेक्स्ट है y इज इक्वल टू ln, ये भी स्टैंडर्ड फंक्शन है, तो इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? dy by dx इज इक्वल टू 1/x, यानी लॉग के आगे जो भी लिखा है वो नीचे आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा। लॉग के आगे जो भी लिखा है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। नेक्स्ट स्टैंडर्ड फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो कौन कौन से हैं? sin x है, cos x है, tan x है, cot x है, sec x है, cosec x है। तो इनके डेरिवेटिव्स, तो sin x का डेरिवेटिव cosec, cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x। अब बच्चों से कई बार एक सिली मिस्टेक हो जाती है इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन की वजह से, और ज्यादातर मिस्टेक होती है माइनस का साइन लेके। तो डिफरेंशिएशन में क्या है, जितने को वाले हैं ना उनका माइनस आता है, तो जितने भी को वाले हैं ना ये सबका माइनस आता है। तो tan x का हो जाएगा sec स्क्वायर x, cot x का हो जाएगा माइनस cos स्क्वायर x, sec x का हो जाएगा sec x tan x, cosec x का हो जाएगा माइनस cosec x cot x। तो जितने भी को वाले हैं वो माइनस छोड़ रहे हैं। फिर नेक्स्ट स्टैंडर्ड फंक्शन है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन।
तो साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स एक्स। तो इनके डेरिवेटिव्स क्या क्या होंगे? तो साइन इनवर्स का हो जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स का होगा -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, टेन इनवर्स का हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉट इनवर्स का हो जाएगा -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, सेक इनवर्स का हो जाएगा 1/(x√x² -1, कॉसेक इनवर्स का हो जाएगा -1/(x√x² -1। तो ये जितने भी को वाले हैं ना, वो सब माइनस छोड़ेंगे और उनके डेरिवेटिव भी नेगेटिव है, तो दे आर डिक्रीजिंग फंक्शन। नेक्स्ट आता है कि अब सारे क्वेश्चन स्टैंडर्ड में तो नहीं आएंगे, तो क्वेश्चन में कुछ मॉडिफिकेशंस होगा, जैसे प्रोडक्ट, डिवीजन होगा, फंक्शन की पावर फंक्शन होगा, कंपोजिट फंक्शन होगा, फिर फंक्शन का डेरिवेटिव फंक्शन के रिस्पेक्ट में, तो ऐसे बहुत सारी चीजें होंगी। तो हमें वही स्ट्रेटेजी सीखनी है कि कैसे डिफरेंशिएट किया जाता है, तो नेक्स्ट है प्रोडक्ट रूल, कि अगर कोई दो फंक्शन मल्टीप्लाई है तो उसको कैसे डिफरेंशिएट किया जाता है। तो जैसे y = f × g है, तो इसका डेरिवेटिव कैसे करते हैं? तो पहले फर्स्ट फंक्शन को रोका, सेकंड का डेरिवेटिव, और फिर सेकंड को रोका, फिर फर्स्ट का डेरिवेटिव। तो सपोज जैसे x × sin x लिखा है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? तो फर्स्ट को रोका sin x का डेरिवेटिव, sin x को रोका x का डेरिवेटिव, मतलब वो 1 ही है एक्चुअली। तो ये हो जाएगा प्रोडक्ट रूल। क्वेश्चन रूल में क्या होगा? अच्छा, प्रोडक्ट रूल ऐसे और भी एक्सटेंड कर सकते हैं। मान लो अगर 3 फंक्शन है तो इसमें फंडा ये होता है कि n-1 को रोकते हैं और nth का डेरिवेटिव करते हैं। तो देखो, तो सेकंड और थर्ड को रोका फर्स्ट का डेरिवेटिव, फर्स्ट और थर्ड को रोका सेकंड का डेरिवेटिव, फिर फर्स्ट और सेकंड को रोका थर्ड का डेरिवेटिव। तो जितने टर्म्स का प्रोडक्ट होगा उतने ही टर्म्स निकलेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन रूल। तो क्वेश्चन रूल में कि डिवीजन में रहता है, तो फंक्शन y = u/v, तो u/v, तो इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे? डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर को रोका न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, माइनस न्यूमरेटर को रोका डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर लिखा है sin x अपॉन x, तो sin x अपॉन e⁻x, तो इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे? तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर को रोका न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, माइनस न्यूमरेटर को रोका डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, तो इसको बोलते हैं क्वोशिएंट रूल। नेक्स्ट है चेन रूल। चेन रूल क्यों काम आती है? कंपोजिट फंक्शन में। तो कंपोजिट फंक्शन है, कंपोजिट फंक्शन इज आल्सो अ फंक्शन, तो उसका भी डेरिवेटिव कर सकते हैं। तो कंपोजिट फंक्शन इज आल्सो अ फंक्शन, तो उसका भी डेरिवेटिव कर सकते हैं। तो चेन रूल क्या करता है कि बाहर से अंदर की तरफ जाता है, तो बाहर से अंदर की तरफ जाता है। जैसे f(g)(x) लिखा है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? dy/dx। तो बाहर से अंदर पहले f'(g)(x), फिर अंदर गए तो g'(x). अच्छा, इसमें फंडा क्या रहता है कि तुम्हें समझना होता है कि स्टैंडर्ड क्या है, और बाहर से अंदर की तरफ। तो इसमें पहले स्टैंडर्ड है एल्जेब्रिक, यानी x³, तो वो कितना होगा? 3x²। फिर उसके अंदर गए तो साइन है यानी ट्रिगो, तो वो होगा cos ऑफ e⁻√x। फिर और अंदर गए तो e⁻√x, तो e⁻√x का क्या हो जाएगा? e⁻√x ही रह जाएगा। फिर और अंदर गए √x, तो यानी 1/2√x। अब इसमें बच्चों से एक सिली मिस्टेक हो जाती है। जैसे मतलब मैं क्या बताना चाहता हूँ, अगर कल को ये लिखा है साइन ऑफ ln ऑफ tan इनवर्स √θ, √t लिखा है, तो अब मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ x के रेस्पेक्ट में। तो ध्यान से देखना, तो साइन का डेरिवेटिव क्या होगा? cos, तो पहले cos और फिर बाकी सब एज इट इज। फिर ln का, तो 1/log के अंदर जो भी है। फिर tan इनवर्स का 1/1 प्लस अंदर का स्क्वायर। फिर और अंदर गए तो 1√t का डेरिवेटिव 1/2√t। तो और फिर और अंदर गए तो अंदर कौन है? t, और t का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में dt/dx। तो लास्ट में ये आएगा। ये बहुत खतरनाक है एंड यू कैन एक्सपेक्ट क्वेश्चन इन मेंस एंड एडवांस। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, t का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट है, तो लास्ट में मुझे लिखना पड़ेगा dt/dx।
dx। तो लास्ट में मुझे लिखना पड़ेगा dt by dx। नेक्स्ट है फंक्शन की पावर फंक्शन, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन तो फंक्शन रेस टू फंक्शन, तो f रेस टू g, f ऑफ x रेस टू g ऑफ a। तो मेरे पास इसके तीन मेथड हैं। तो पहला मेथड है दोनों तरफ लॉग लगा दो, तो ln y इज इक्वल टू g ln f। तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये 1 अपॉन y, ln y का डेरिवेटिव 1 अपॉन y, और हम कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, तो लास्ट में dy by dx आएगा। ये वही चीज जो अभी मैंने लास्ट डिस्कस किया था, तो dy by dx। अब g ln f क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया, तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो g को रोका, ln f का डेरिवेटिव चेन रूल से, फिर ln f को रोका और g का डेरिवेटिव, और g का डेरिवेटिव, फिर इसको y को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर आ जाएगा। मेथड 2 क्या है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखो, तो g ln f y is equal to e raised to g ln f। तो ये डेरिवेटिव आ जाएगा dy by dx। तो एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव पहले एज इट इज रहेगा e raised to g ln f, फिर पावर का डेरिवेटिव, और पावर प्रोडक्ट लिखी है, तो g को रोका, ln f का डेरिवेटिव चेन रूल से, फिर ln f को रोका और g का डेरिवेटिव, दोनों सेम ही चीज लिखी है। मेथड 3 ये जस्ट एक ट्रिक है। मेथड 3 ना एक ट्रिक है। मेथड 3 एक ट्रिक है, ये कोई कॉन्सेप्चुअल नहीं है, लॉजिकल नहीं है, ट्रिक है। और ट्रिक क्या है कि इसको पहले एल्जेब्रिक मान के डिफरेंशिएट करो, और फिर इसको एक्सपोनेंशियल मान के डिफरेंशिएट करो। अच्छा, एल्जेब्रिक और एक्सपोनेंशियल में फर्क क्या आता है ना, एल्जेब्रिक में वेरिएबल रेस टू कांस्टेंट होता है, एक्सपोनेंशियल में कांस्टेंट रेस टू वेरिएबल होता है। तो एल्जेब्रिक में वेरिएबल रेस टू कांस्टेंट होता है, और एक्सपोनेंशियल में कांस्टेंट रेस टू वेरिएबल होता है ना। अब करते हैं, तो पहले मैं एल्जेब्रिक लेके करता। तो एल्जेब्रिक क्या कहती है, पावर आगे आ जाएगी पावर -1, फिर वेरिएबल का डेरिवेटिव। एक्सपोनेंशियल में क्या होगा कि a रेस टू x का पहले खुद रुकेगा ln ऑफ बेस, और फिर वेरिएबल का डेरिवेटिव g डैश। तो दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। तो वेरिएबल का फिर एक टर्म वेरिएबल का डेरिवेटिव भी आता है, ये f डैश आया, g डैश आया, वो क्यों, क्योंकि ये वेरिएबल का डेरिवेटिव। तो जैसे एक क्वेश्चन लेके देख लेते हैं। तो मान लो जैसे लिखा है sin x रेस टू 10x। तो मैं इसका कर सकता हूँ, मैंने लिखा इसको dy by dx इज इक्वल टू, तो इसको मैं कर सकता एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख देता e रेस टू 10x इंटू ln sin x। अब इसको डिफरेंशिएट करता हूँ, तो पहले तो खुद रहेगा एक्सपोनेंशियल e रेस टू 10x ln ऑफ sin x, फिर पावर प्रोडक्ट रूल, तो 10x को रोका, ln sin x का डेरिवेटिव sin x का डेरिवेटिव cos x, ये पावर रूल चेन रूल से किया, फिर ln sin x को रोका, और 10x का डेरिवेटिव 6 स्क्वायर x। सो दिस इज द आंसर। और फिर वो बाद में ये पूछता है कि x इज इक्वल टू पाई बाय 2 पे कितना होगा, x इज इक्वल टू पाई बाय 4, x इज इक्वल टू पाई बाय 6। बाकी इसमें ज्यादातर क्वेश्चन ही रहते हैं कि हाउ टू डिफरेंशिएट द फंक्शन। नेक्स्ट है पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन। पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन, पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन में फंडा क्या होता है, वो किसी और पैरामीटर पे डिपेंड करता है, किसी और पैरामीटर पे डिपेंड करता है। तो मैंने जैसे लिखा x इज इक्वल टू एफ ऑफ टी और y इज इक्वल टू जी ऑफ टी, तो मुझे चाहिए कौन, dy बाई dx, तो ये हो जाएगा g डैश ऑफ टी अपॉन f डैश ऑफ टी। मतलब पहले t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लो, और फिर f के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके डिवाइड कर दो। तो जैसे फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू sin t दे रखा है, और x इज इक्वल टू cos t दे रखा है, तो मुझे निकालना है dy बाई dx। तो ये क्या होगा, dy बाई dt अपॉन dx बाई dt। तो पहले y का t के रेस्पेक्ट में cos t, फिर x का t के रेस्पेक्ट में माइनस sin t। सो दिस इज द आंसर। यहाँ तक भी छोड़ा तो भी चलता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, वो x और y में कन्वर्ट करवा लेता है, तो अपन सब्स्टिट्यूट करके कर सकते हैं, ये x हो गया, ये y हो गया, तो माइनस x अपॉन y इज द आंसर।
ओके, नेक्स्ट है डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन अपन ने फंक्शन चैप्टर में पढ़ा था। सो डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, इम्प्लिसिट फंक्शन में क्या होता है, एक्स और वाई मिक्स करके लिखे होते हैं। तो जैसे वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, अब ये फंक्शन होता तो क्या लिखा होता, वाई इक्वल टू रूट एक्स लिखा होता है, या वाई इक्वल टू माइनस रूट एक्स लिखा होता। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, तो बस करना क्या होता है, सीधे सीधे डिफरेंशिएट करते रहो एक्स के रेस्पेक्ट में। तो वाई स्क्वायर का कितना होगा 2y, फिर चेन रूल से y का डेरिवेटिव एक्स के रेस्पेक्ट में डिवाइड, और x का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में 1। नेक्स्ट जैसे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 3x, तो ये इम्प्लिसिट फंक्शन है। अब डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, चेन रूल से, एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर इंटू 1। 1 क्यों, क्योंकि x का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में 1 है। फिर y क्यूब का 3y स्क्वायर डिवाइड बाय dx, क्योंकि y का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में 3xy, इस पे लगेगी प्रोडक्ट रूल, तो x को रोका y का डेरिवेटिव, y को रोका x का डेरिवेटिव, सो दिस इज द आंसर। फिर वो dy बाय dx निकलवाता है या कोई वैल्यू निकलवाएगा। नेक्स्ट है डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। तो जैसे फॉर एग्जांपल, मतलब किसी फंक्शन का किसी फंक्शन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो वो हो सकता है df बाय dx और dg बाय dx। ये जो चेन रूल है ना, उसका बोर्ड की बुक में प्रूफ भी दे रखा है, तो वो भी देख लेना, 4 मार्क का क्वेश्चन बनता है उसमें, चेन रूल कैसे प्रूफ करते हैं, और वो बहुत अलग है बोर्ड में ना, वो अलग दे रखा है थोड़ा। अच्छा, तो मान लो एफ एक्स है ln x और g ऑफ x है sin x, और मुझे निकालना है dg बाय df, तो क्या होगा, g का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में अपॉन f का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में, तो sin x का डेरिवेटिव क्या आएगा, cos x, ln x का आएगा 1/x, तो दिस इज योर आंसर x cos x। फिर उसके बाद में वो बोलता बैठेगा कि x इज इक्वल टू 0 पे वैल्यू निकालो, 1 पे वैल्यू निकालो। नेक्स्ट है डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन। ये बच्चों को थोड़ा डिफिकल्ट जाता है, उसका रीजन है इनवर्स। तो कई बार क्या होता है, इनवर्स निकाले बिना ही क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, इनवर्स को निकाले बिना ही क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। तो पहले चीज तो इसमें जो रूल अगर दे रखा है g इज इनवर्स ऑफ f, g इज इनवर्स ऑफ f, तो या तो gॉफ x इज इक्वल टू x यूज होगा, या फिर fog x इज इक्वल टू x यूज होगा। तो दोनों में से कोई सा भी यूज हो सकता है, तुम ऐसे लेके नहीं चल सकते कि नहीं मैं तो इसी से करूंगा। क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन पे भी डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन क्या दी हुई है, क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन क्या दी हुई है उस पर भी डिपेंड करता है। Okay, so goph x is equal to x and fog x is equal to x. तो जैसे क्वेश्चन लेते हैं, एफ एक्स दे रखा है एक्स क्यूब प्लस एक्स इज टू 5, और मुझसे पूछा गया जी डैश ऑफ 2 और जी इज इनवर्स ऑफ एफ, जी इज इनवर्स ऑफ एफ। अब देखो इसका इनवर्स तो नहीं निकाल सकता, इनवर्स निकालना मतलब वाई एक्स में दे रखा है, एक्स को वाई में निकाल लो, वाई एक्स में दे रखा है, एक्स को वाई के टर्म्स में निकाल लो, पर वो नहीं निकलने वाला। तो कैसे करेंगे, तो वही मैं बोला कि अपने को ये रूल्स यूज करने होंगे, गॉफ एक्स इक्वल टू एक्स और फॉग एक्स इक्वल टू एक्स। तो मैं यहाँ पे यूज करता हूँ गॉफ एक्स, तो गॉफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, जी डैश ऑफ एफ एक्स फिर एफ डैश एक्स चेन रूल से, और एक्स का डेरिवेटिव 1, तो जी डैश ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ डैश एक्स, और एफ डैश एक्स निकाल सकते हैं 3x स्क्वायर प्लस 5x रेज टू 4। अब अपने को क्या चाहिए, जी डैश 2 चाहिए, तो ध्यान से, तो यहाँ पे मुझे 2 चाहिए, तो जी डैश ऑफ 2, इसका मतलब एफ एक्स 2 है, पर राइट साइड में तो मुझे x रखना है, एफ एक्स नहीं रखना, यानी एफ इनवर्स 2। तो x की वो वैल्यू जिस पर f2 देगा, तो यानी 1, तो यह जाएगा 1/3 प्लस 5 विच इज 1/, तो x की वो वैल्यू जिस पर 2 आएगा, तो वो है 1।
नेक्स्ट है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। तो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का मतलब होता है बार बार उसको डिफरेंशिएट करते रहना। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन को बार बार डिफरेंशिएट, अब वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कितनी बार बोल रहा है, पर जनरली nth डेरिवेटिव नोटेशन रहता है। तो जैसे y इज इक्वल टू x इज टू n है एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आएगा n इंटू एक्स इज टू n माइनस वन, सेकेंड क्या आएगा n इंटू n माइनस वन एक्स इज टू n माइनस टू। ऐसे करते करते इसका mth, इसमें केसेस बनेंगे। क्यों? क्योंकि एक टाइम के बाद ये कांस्टेंट होगी और उसके आगे डेरिवेटिव जीरो हो जाएंगे। तो एक टाइम तक इसके डेरिवेटिव चल रहे होंगे और एक टाइम के बाद में डेरिवेटिव जीरो हो जाएंगे, और एक टाइम के बाद में इसके डेरिवेटिव जीरो हो जाएंगे। ओके सो तो जैसे मैंने m लिया, यानी n इज लेस देन m, फिर एक आएगा n इज इक्वल टू m और एक आएगा n इज ग्रेटर देन m। तो एक टाइम के बाद में डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा। तो देखो, तो n m अगर n से छोटा है तो क्या होगा, n इंटू n माइनस वन, ऐसे कब तक चलेगा? तो देखो, जब वन है तो n, जब टू है तो n माइनस वन, और जब n है तो n माइनस m प्लस वन इंटू एक्स रेस टू n माइनस m। और जब n इक्वल टू m होगा तो क्या होगा, n फैक्टोरियल आ जाएगा और उसके आगे डेरिवेटिव जीरो हो जाएंगे, क्योंकि n फैक्टोरियल इज कांस्टेंट, तो उसके आगे सारे डेरिवेटिव जीरो हो जाएंगे। तो वैसे चेक भी कर सकते हैं, मान लो एक्स स्क्वायर ले लिया, एक्स क्यूब ले लिया, और उसके आगे तुम उसको डिफरेंशिएट कर रहे हो। नेक्स्ट है y इज इक्वल टू e रेस टू x। अब जैसे इस पे देखो y1 आ जाएगा a इंटू ई रेस टू एक्स, y2 आ जाएगा a स्क्वायर ई रेस टू एक्स। ऐसे करते करते n डेरिवेटिव होगा a n ई रेस टू ax। ऐसे और भी बनाए जा सकते हैं, ln x का बना लिया, ट्रिको का बना लिया। नेक्स्ट है कंप्यूट d2y by dx स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ d2x by dy स्क्वायर। इसका बहुत अच्छा तरीका है। हमें पता है dy by dx जो होता है वो स्लोप होता है m। अब ये m कांस्टेंट नहीं है, ये m फंक्शन ऑफ x है, क्योंकि डेरिवेटिव कांस्टेंट हो ये जरूरी नहीं है। वो कब होता है, जब लाइन होगी, तो लाइन होगी तो डेरिवेटिव कांस्टेंट होगा। तो देखो, तो इसका रेसिप्रोकल किया dx अपॉन dy इक्वल टू 1 अपॉन m। अब इसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, तो d2x बाई dy स्क्वायर इक्वल टू 1 बाय m का करेंगे तो माइनस 1 अपॉन m स्क्वायर, और फिर m का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में, ऊपर नीचे dx से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ जाएगा dx अपॉन dy, ये हो जाएगा dm बाई dx। तो d2x बाई dy स्क्वायर माइनस 1 अपॉन m स्क्वायर, और ये जो dy बाई dx था ये फिर से m हो जाएगा, और ये dm अपॉन dx हो जाएगा d2y बाई dx स्क्वायर। तो यहाँ से एक रिलेशन आ गया, माइनस d2y बाई dx स्क्वायर अपॉन m क्यूब, यानी dy बाई dx का होल क्यूब। सो दिस इज द रिलेशन, dy बाई dx का होल क्यूब। सो दिस इज द रिलेशन। ये तुम्हें फिजिक्स में भी करने को मिला होगा। ओके, 2 मिनट का ब्रेक।
ओके, सो नेक्स्ट है डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स। डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स। तो डिटर्मिनेंट का फंडा क्या है ना कि अगर इसको एक्सपैंड करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, लेंदी हो जाएगा। तो इसकी डिटर्मिनेंट की जो एंट्रीज हैं, यानी जो एलिमेंट्स उसमें भरे हुए हैं, वो फंक्शन ऑफ एक्स है। वो फंक्शन ऑफ एक्स है, यानी एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स, एच ऑफ एक्स, यू ऑफ एक्स, वी ऑफ एक्स, डब्ल्यू ऑफ एक्स, फिर पी ऑफ एक्स, क्यू ऑफ एक्स एंड आर ऑफ एक्स। तो मतलब सोच के देखो कि यार डिटर्मिनेंट का हर एक एंट्री इन टर्म्स ऑफ एक्स है। जब इसको एक्सपैंड करेंगे तो 6 टर्म निकलेंगे और हर टर्म 3-3 टर्म्स का प्रोडक्ट होगी, क्योंकि जब तुम इसको एक्सपैंड करोगे ना तो ये निकलेगा तुम्हारा एफ बी आर माइनस एफ क्यू डब्ल्यू। तो ऐसे 6 टर्म्स निकलेंगे। तो इसका जब प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो उसके 3। तो एक्चुअली एक डिटर्मिनेंट के एक्सपेंशन से 6 टर्म और हर एक टर्म से 3-3 टर्म, तो ऐसे 18 टर्म निकल के आएंगे प्रोडक्ट रूल में। तो टोटल ऐसे 18 टर्म्स हो जाएंगे एंड दिस विल बी वेरी वेरी लेंथी। तो इसका एक तरीका है, सो डेल्टा ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ जी एच यू वी डब्ल्यू पी क्यू आर। तो एक मस्त तरीका क्या है ना, इजी है, प्रोडक्ट रूल की तरह काम करता है। प्रोडक्ट रूल क्या करता है, एक का डेरिवेटिव बाकी सबको रोकता है। इसमें भी ऐसा ही है। तो डेल्टा डैश एक्स, तो बस करना क्या है, सेकंड और थर्ड को रोका, फर्स्ट का डेरिवेटिव, प्लस फर्स्ट और थर्ड को रोका, सेकंड का डेरिवेटिव, प्लस फर्स्ट सेकंड को रोका, थर्ड का डेरिवेटिव। तो प्रोडक्ट रूल की तरह ये बिल्कुल भी। एक दूसरी चीज, ये जो रो वाइज किया है इसको कॉलम वाइज भी कर सकते हैं। ये रो वाइज किया है उसको कॉलम वाइज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है, एक रिमार्क है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर बुक में नहीं मिलेगा तुम्हें। तो इफ x इज इक्वल टू अल्फा इज m टाइम्स रिपीटिंग रूट, m टाइम्स रिपीटिंग रूट ऑफ द पॉलिनोमियल, देन मतलब कोई रूट कितनी बार रिपीट कर रहा है ये कैसे पता करें। अब क्वाड्रेटिक में वो इजी था। क्वाड्रेटिक में अगर कोई एक रूट रिपीट कर रहा है तो वो इजी था, d इक्वल टू 0। पर क्यूबिक या बाय क्वाड्रेटिक, अगर मान लो डिग्री बढ़ती चली गई, डिग्री बढ़ती चली गई, 10 डिग्री है, तो मैं ग्राफिकली देख के नहीं बता सकता कि कितनी बार रिपीट कर रहा है। तो उसका एक तरीका क्या है कि p ऑफ अल्फा 0 है, p1 ऑफ अल्फा, 1 अल्फा मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव। तो ऐसे करते करते m-1th तक उसका डेरिवेटिव 0 होना और mth डेरिवेटिव उसका नॉट इक्वल टू 0 होना। ये फर्स्ट डेरिवेटिव, ये m-1th डेरिवेटिव और ये mth डेरिवेटिव। तो m-1th तक उसके डेरिवेटिव, तो ऐसे ये m रिलेशंस है, तो ये m इक्वेशंस है, ये सारी 0 होना और mth डेरिवेटिव नॉन 0 होना। तो इसका मतलब वो m टाइम्स रिपीट करेगा। नेक्स्ट है एलॉपिटल। एलॉपिटल बहुत स्मार्ट है और बोर्ड में यूज मत कर देना, बोर्ड में ये है नहीं। हाँ, मेंस एडवांस में तुम्हें जितना यूज करना है करो, सीईटी में जितना यूज करना है करो। तो एलॉपिटल रूल क्या कहता है, एलॉपिटल रूल कहता है कि अगर मुझे मान लो किसी फंक्शन अपॉन फंक्शन की डेरिवेटिव, किसी फंक्शन अपॉन फंक्शन का लिमिट निकालना है, तो एल ऑपिटल कहता है कि इसका लिमिट और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव करने के बाद जो लिमिट आएगी वो सेम ही आएगी। तो एफ अपॉन जी का, एफ का डेरिवेटिव एफ डैश और जी का डेरिवेटिव जी डैश। तो जब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो वो सेम ही आएगी। और एक अच्छी बात क्या है, ऐसा कितनी बार भी कर सकते हैं, ऐसा कितनी बार भी कर सकते हैं। तो तुम इसको आगे और एक्सटेंड भी कर सकते हो चाहो तो, तब भी ये सेम रहेगा एलोपिटल। अच्छा, बच्चे इसमें कई बार एक सिली मिस्टेक कर देते हैं। सिली मिस्टेक क्या करते हैं, वो क्वेश्चन रूल लगा देते हैं। तो भैया ये क्वेश्चन रूल नहीं है, यहाँ पे क्वेश्चन रूल लगा देते हैं, क्वेश्चन नहीं है। एलोपिटल क्या कह रहा है, ऊपर वाले का डेरिवेटिव
नीचे वाले का डेरिवेटिव, बस न्यूमरेटर का अलग, डिनोमिनेटर का अलग। वो ये नहीं कह रहा क्वेश्चन रूल। अच्छा, लेकिन इसकी कुछ कंडीशंस हैं, वो कोई ध्यान नहीं देता। क्यों? क्योंकि वो बच्चे को तो आंसर में इंटरेस्ट है। तो फर्स्ट, पहली कंडीशन, ये 0/0 या इंफिनिटी के फॉर्मेट पे काम करती है। सेकेंड, दोनों फंक्शन कंटिन्यूअस होने चाहिए एट एक्स इज इक्वल टू, उस पॉइंट पर दोनों डिफरेंशिएबल भी होने चाहिए, तभी तो उसको डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं। वो दोनों कंटिन्यूअस होने चाहिए, दोनों डिफरेंशिएबल होने चाहिए, तभी तो उसको डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं। और दोनों का डेरिवेटिव कंटिन्यूअस होना चाहिए। अच्छा, ये बच्चों का एक मिसकंसेप्शन है कि जो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा उसका डेरिवेटिव कंटिन्यूअस होगा। ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है। एक एग्जांपल लेके भी बताऊंगा मैं, जहाँ पे एलोपिटल फेल होगा, जहाँ एलोपिटल फेल हो जाएगा। तो नेक्स्ट, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 sin x by x, ये हमने किया था लिमिट चैप्टर में, इसकी लिमिट आई थी 1। अब इसको एलोपिटल से करते हैं। सो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 sin x का डेरिवेटिव cos x, x का डेरिवेटिव 1, पुट x इज इक्वल टू 0, सो आंसर इज 1। नेक्स्ट, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1 minus cos x upon x square, ये अपन ने सीरीज एक्सपेंशन स्टैंडर्ड फॉर्म से किया था, आंसर आया था हाफ। एलोपिटल से कहती है डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दो, तो 1 का डेरिवेटिव 0, cos x का डेरिवेटिव माइनस, तो ये हो जाएगा sin x, नीचे हो जाएगा 2x, sin x by x स्टैंडर्ड फॉर्म 1, तो आंसर इज हाफ, आंसर इज हाफ। नेक्स्ट, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 sin x minus x upon x cube, मेथड सीरीज एक्सपेंशन। अनदर मेथड एलोपिटल, sin x का डेरिवेटिव cos x, x का डेरिवेटिव 1, x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, है ना। तुम इसको आगे और करना चाहो तो आगे भी कर सकते हो, लेकिन जरूरत नहीं है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। 1 minus cos x upon x स्क्वायर, वो हो जाएगा माइनस हाफ, माइनस हाफ। तो ये 1/3 और ये माइनस हाफ, तो आंसर आ जाएगा -1/3। नहीं तो आगे भी और एलोपिटल लगा सकते हैं, आगे एलोपिटल लगाए तो वो भी चलता है। नेक्स्ट, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 x स्क्वायर इंटू साइन ऑफ 1/x अपॉन साइन x। तो पहले तो मैं क्या करता है, ये sin x अपॉन x x 1 कर देता है, तो ये कैंसिल हो गया sin x अपॉन x। नहीं तो पहले एक समझा देता। अच्छा, ये क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन में एलोपिटल लगा के गलत है। क्यों? क्यों? देखो, पहली कंडीशन 0/0 सेटिस्फाइड, सेकंड कंडीशन न्यूमरेटर कंटिन्यूअस है, डिनोमिनेटर कंटिन्यूअस है, थर्ड कंडीशन न्यूमरेटर डिफरेंशिएबल है, डिनोमिनेटर डिफरेंशिएबल है, फोर्थ कंडीशन इसका डेरिवेटिव कंटिन्यूअस नहीं है। देखो कैसे, अगर मैं इसका डेरिवेटिव निकालूं, एक्स स्क्वायर इंटू साइन 1/x का मैं डेरिवेटिव निकालू, एक्स स्क्वायर को रोका, साइन 1/x का डेरिवेटिव cos 1/x और 1/x का डेरिवेटिव माइनस 1/x स्क्वायर, प्लस साइन 1/x को रोका, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो माइनस cos ऑफ 1/x प्लस 2x इंटू साइन 1/x। ये ऑसिलेटिंग है, और ऑसिलेटिंग मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, और लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट मतलब फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। तो ये डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब चौथी कंडीशन फेल हो गई। तो अगला क्वेश्चन तो कैसे करेंगे, तो अगला क्वेश्चन कैसे करेंगे, तो ऊपर नीचे x से मल्टीप्लाई किया, sin x by x 1 हो गया, ये एक x कैंसिल हो गया, तो ये x इंटू साइन ऑफ 1/x आ जाएगा, तो ये 0 इंटू फाइनाइट विच इज 0, तो आंसर इज 0, तो ये आ जाएगा आंसर इज 0। नेक्स्ट है, एलोपिटल बहुत पावरफुल है, एलोपिटल बहुत पावरफुल है, 0 इंफिनिटी रेस टू 0 की फॉर्मेट में। एलोपिटल बहुत पावरफुल है 0 और इंफिनिटी रेस टू 0 में। तो जैसे देखो, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 x to x, तो ये 0 रेस टू 0 की फॉर्मेट है। तो L इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 x to x, दोनों तरफ लॉग लगा दो, तो ln L इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, तो ये आ जाएगा x इंटू ln x। पर एल ऑपिटल लगाने के लिए फ्रैक्शन चाहिए, तो इसमें फ्रैक्शन ln x को वहीं रखेंगे, x को डिनोमिनेटर में ले जाऊंगा, अब आ गया, अब एल ऑपिटल लगा सकता हूँ। तो ln L इज इक्वल टू ln x का डेरिवेटिव 1/x, 1/x का डेरिवेटिव माइनस 1/x स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई करेंगे माइनस x, तो वो आ जाएगा 0, तो ln L इक्वल टू 0, तो L कितना आ जाएगा, e रेस टू 0 1, तो आंसर इज
1, आंसर इज 1। तो बहुत पावरफुल है ये, 0 और इन्फिनिटी रेस टू 0 की फॉर्मेट है। एक और देख लेते नहीं तो L इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 cosec x रेस टू 1 अपॉन ln x। ये कौन सी फॉर्मेट है? ये इन्फिनिटी रेस टू 0 है। कैसे करेंगे? लॉग लगा दो, ln L इज इक्वल टू 1 बाय ln x इंटू ln cosec x। चलो फ्रैक्शन भी तैयार हो गया, तो ये हो गया ln, तो ln cosec x अपॉन ln x, तो ये फ्रैक्शन तैयार हो गया। अब एल ऑपिटल, तो एल ऑपिटल कहते हैं ऊपर वाले का डेरिवेटिव, वो आ जाएगा 1 अपॉन cosec x, फिर cosec x का डेरिवेटिव माइनस cosec x इंटू cot x, और नीचे ln x का डेरिवेटिव 1 बाय x। cosec x कैंसिल हो गया, तो आंसर आ गया माइनस x cot x। इसको लिख सकते हैं माइनस x अपॉन 10x, और x अपॉन 10x स्टैंडर्ड फॉर्म, तो 1, तो ln L इक्वल टू माइनस 1, तो L इज इक्वल टू e रेस टू माइनस 1, तो 1 अपॉन e इज द आंसर। तो L is equal to 1 upon E is the answer, and chapter is complete. Next chapter है application of derivative. दो मिनट ना।
ओके, सो नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। सो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं? पहला टेंजेंट और नॉर्मल। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में फंडा क्या है कि तुमने डिफरेंशिएट तो कर दिया, अब इसका यूज क्या है, इसका यूज क्या है? और फिजिक्स में तो बहुत है, तो फिजिक्स में तुम देखोगे बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन हो रही है इसके अंदर, ये डेरिवेटिव्स और इंटीग्रेशन को ले लेके। तो हम लोग मैथ्स में पढ़ते हैं कि भाई इसको क्या क्या यूज है, तो टेंजेंट नॉर्मल, फिर रेट मेजर एंड अप्रोक्सीमेशन, रेट मेजर एंड अप्रोक्सीमेशन, फिर मोनोटोनिसिटी, फिर मीन वैल्यू थ्योरम, फिर मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैं लास्ट में कुछ और एक्स्ट्रा टॉपिक्स पढ़ाता हूँ, जैसे ग्राफ्स ऑफ रैशनल फंक्शन, ग्राफ्स ऑफ फ्रैक्शनल रैशनल फंक्शन, ग्राफ्स ऑफ फ्रैक्शनल रैशनल फंक्शन, फिर क्यूबिक कर्व्स। क्यूबिक कर्व्स में अपन उसका पूरा पोस्टमार्टम करते हैं कि कैसे रूट्स होंगे, कितने रूट्स होंगे, तो क्यूबिक कर्व कैसे चलेगा, इमेजिनरी रूट्स, डिस्टिंक्ट रूट्स, रिपीटिंग रूट्स, तो पूरा हम उसके अंदर एनालाइज करते हैं। पर अपने बोर्ड में जो है वो यही है, 5 शुरू के, टेंजेंट नॉर्मल, रेट मेजर अप्रोक्सीमेशन, मोनोटोनिसिटी, मीन वैल्यू थ्योरम, मैक्सिमम मिनिमम। नेक्स्ट ये बहुत स्कोरिंग चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है और इसका थ्योरी पार्ट बहुत कम है। तो एक्चुअली देखा जाए तो थ्योरी पार्ट बहुत कम है, लेकिन स्कोरिंग भी है, इजी है ये चैप्टर। सो नेक्स्ट है टेंजेंट नॉर्मल। तो टेंजेंट नॉर्मल तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो अब अपने क्या किया ना, 2D में तो अपन ने इजी तरीका निकाल लिया था, सेकंड डिग्री का है तो एक्स स्क्वायर की जगह एक्स एक्स वन, वाई स्क्वायर की जगह वाई वाई वन, उस तरह से। लेकिन कैलकुलस क्या कहती है, कैसा भी आड़ा टेढ़ा कर्व है ना, तो अपन टेंजेंट की इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो ये क्या कह रहा है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x1 y1। तो मान लो कोई कर्व दे रखा है, x1 y1 पे टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है अपने को, तो वो इक्वेशन क्या होगी, टेंजेंट एक लाइन है तो लाइन की इक्वेशन y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप इनटू x माइनस x1। अब स्लोप कहां से आएगा, कैलकुलस से, क्योंकि डेरिवेटिव जो डिनोट करता है ना वो टेंजेंट का स्लोप बताता है। डेरिवेटिव क्या बताता है, टेंजेंट का स्लोप। ये अपन ने किधर देखा था, ज्योमेट्रिकल मीनिंग में, जब अपन ने डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर किया था, तो डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर में फिजिकल मीनिंग, ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखा था, फर्स्ट प्रिंसिपल। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग में हमने समझा था कि डेरिवेटिव क्या बताता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो अभी स्लोप कहां से आएगा, ये डेरिवेटिव से आएगा, तो ये स्लोप आ गया dy बाई डी एक्स एट x1 कॉमा y1, एट x1 कॉमा y1। इसी तरह से इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी निकाल सकते हैं, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो फॉर एवरी टेंजेंट देयर मस्ट बी अ नॉर्मल, फॉर एवरी टेंजेंट देयर मस्ट बी अ नॉर्मल। तो नॉर्मल की इक्वेशन हो जाएगी y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप इनटू x माइनस x1। तो बस भगवान मुझे नॉर्मल का स्लोप दे दे तो क्या होगा, टेंजेंट के स्लोप का नेगेटिव रेसिप्रोकल, तो माइनस 1 बाई डी वाई बाई डी एक्स एट x1 कॉमा y, मतलब टेंजेंट के स्लोप का नेगेटिव रेसिप्रोकल। मान लो कल को अगर पैरामेट्रिक दे रखा है x इज इक्वल टू एफ ऑफ टी, y इक्वल टू जी ऑफ टी, तो क्या होगा, तो बस डेरिवेटिव चेंज हो जाएगा और कुछ नहीं। तो y माइनस y1 इज इक्वल टू x माइनस x1। अब स्लोप कहां से आएगा, स्लोप आएगा डेरिवेटिव, और पैरामेट्रिक में देना है तो उसका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन, तो dy बाई डी एक्स अपॉन dy बाई डी एक्स अपॉन डी एक्स, dy बाई डी एक्स तो कितना हो जाएगा, dy बाई डी टी अपॉन dx by dt, ये चला गया पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन में। नेक्स्ट, अगर कोई टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस है तो स्लोप इज 0, कन्वर्स इज आल्सो ट्रू। अगर कोई टेंजेंट पैरेलल टू y एक्सिस है तो स्लोप इज इंफिनिटी। तुम इसको ऐसे भी हैंडल कर सकते हो, क्या होता है ना, इंफिनिटी को हैंडल करने का तरीका ना, इंफिनिटी को हैंडल करने का तरीका ना कि
इन्फिनिटी को हैंडल करने का तरीका है रेसिप्रोकल कर दो, तो इसका रेसिप्रोकल होगा dx अपॉन dy इक्वल टू 0। नेक्स्ट, कोई लाइन दे रखी है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, तो उसके पैरेलल लाइन की इक्वेशन क्या होगी? x और y का टर्म एज इट इज रहेगा, सिर्फ कांस्टेंट टर्म चेंज हो जाएगा, सिर्फ कांस्टेंट टर्म चेंज हो जाएगा। और कोई लाइन की इक्वेशन दे रखी है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, उसके परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन निकालनी है, उसके परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन निकालनी है। तो वो होगा x और y का कोफिशिएंट इंटरचेंज कर दो, x और y का कोफिशिएंट इंटरचेंज करो और y का कोफिशिएंट माइनस से मल्टीप्लाई, प्लस इंटरसेप्ट तो अलग हो ही जाएगा, प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। नेक्स्ट, फिर इक्वली इंक्लाइन टू कोऑर्डिनेट एक्सिस, इक्वली इंक्लाइन टू कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो इक्वली इंक्लाइन टू कोऑर्डिनेट एक्सिस या तो ऐसी होगी या ऐसी होगी, मतलब या तो 45 डिग्री पर होगी या फिर 135 डिग्री पर होगी। तो इंक्लिनेशन या तो 45 डिग्री होगा या फिर 135 डिग्री होगा। तो स्लोप जो होगा वो प्लस माइनस 1 होगा, तो स्लोप जो होगा वो प्लस माइनस 1 होगा। नेक्स्ट है इक्वल नॉन जीरो इंटरसेप्ट्स, इक्वल नॉन जीरो इंटरसेप्ट्स। तो इक्वल नॉन जीरो इंटरसेप्ट्स के केस में लाइन ऐसी होगी, तो यानी इंक्लिनेशन होगा 135 डिग्री, स्लोप होगा -1। दूसरी पॉसिबिलिटी ये होगी, पर वो भी इंक्लिनेशन वही रहेगा 135 डिग्री। तो यही दो पॉसिबिलिटीज हैं। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखो इसको, इनिशियल ऑर्डिनेट। ये तुम्हें डिफरेंशियल इक्वेशन में ज्यादा मिलेगा। इनिशियल ऑर्डिनेट ये क्या होता है? कोई टेंजेंट का y इंटरसेप्ट जो होता है उसको इनिशियल ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो y इंटरसेप्ट, टेंजेंट का जो y इंटरसेप्ट होता है उसको इनिशियल ऑर्डिनेट बोलते हैं। नेक्स्ट है लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ नहीं एंगल, एंगल बिटवीन टू कर्व्स, एंगल बिटवीन टू कर्व्स। तो अब होता क्या है, दो लाइन के बीच का एंगल बोल सकते हैं, दो लाइन के बीच का एंगल बोल सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। अच्छा, एंगल हमेशा एक्यूट होता है तो इसलिए मॉडुलस साइन लगाते हैं। पर व्हाट अबाउट कर्व्स? तो कर्व्स में क्या होगा, ये तो लाइन नहीं है, तो कर्व्स का फिर फंडा क्या निकाला कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे टेंजेंट के बीच का एंगल, एंगल बिटवीन कर्व्स। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे टेंजेंट्स के बीच का एंगल, एंगल बिटवीन कर्व्स होगा। नेक्स्ट, ये सारे एंगल बराबर हो ऐसा जरूरी नहीं है, ये सारे एंगल बराबर हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो ये θ1, θ2, θ3, θ4, तो ऐसे अलग अलग भी हो सकते हैं, सारे बराबर हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो एंगल बिटवीन कर्व्स क्या होगा? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे टेंजेंट के बीच के एंगल को एंगल बिटवीन कर्व्स बोलते हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे टेंजेंट के बीच के एंगल को एंगल बिटवीन कर्व्स बोलते हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे टेंजेंट्स के बीच के एंगल को एंगल बिटवीन कर्व्स बोलते हैं। नेक्स्ट, ये सारे एंगल्स बराबर हो जरूरी नहीं है, सारे एंगल बराबर हो ये जरूरी नहीं है। अगर बराबर हुए तो आइसोगोनल ट्रेजेक्टरी, अगर सारे एंगल बराबर हुए तो आइसोगोनल ट्रेजेक्टरी, और अगर सारे बराबर हुए इक्वल टू 90 डिग्री, सारे एट एवरी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एट एवरी, ये ध्यान देना, एट एवरी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, at every point of intersection tangents are perpendicular to each other, तब बोलेंगे ऑर्थोगोनल कर्व्स। तो at every point of intersection m1 m2 इक्वल टू -1, तब वो कहलाएगा ऑर्थोगोनल। ठीक है, हर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे। नेक्स्ट, टू कर्व्स टच ईच अदर, टू कर्व्स टच ईच अदर। तो टू कर्व्स टच ईच अदर में क्या होगा, वो एक जहां टच कर रहे होंगे वहां एक पॉइंट पे दोनों की टेंजेंट सेम आएगी।
तो सपोज ये एफ एक्स है, ये जी एक्स है, और ऐसा ये कोई पॉइंट पर हो रहा है एक्स नॉट, तो जी डैश ऑफ एक्स नॉट इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ एक्स नॉट। तो उस पॉइंट पे दोनों की टेंजेंट का स्लोप बराबर आएगा, उस पॉइंट पे दोनों की टेंजेंट का स्लोप बराबर आएगा। नेक्स्ट टॉपिक है लेंथ ऑफ टेंजेंट। लेंथ ऑफ टेंजेंट, सब टेंजेंट, नॉर्मल एंड सब नॉर्मल। ये कुछ हद तक अपन ने पैराबोला चैप्टर में किया था, क्योंकि वहां पे इसका एक रिमार्क बना था, इसलिए। बाकी इस पे देख लो, और इसको भी ध्यान में रखो, ग्राफ को भी, तो ये तुम्हें बहुत इजीली याद करा देगा। अगर तुम्हें फॉर्मूले याद हो जाते तो बहुत ही अच्छी बात है, पर ग्राफ तो ध्यान में रखो ही रखो। फॉर एवरी टेंजेंट देयर मस्ट बी अ नॉर्मल। तो ये हो गई नॉर्मल। तो ये पॉइंट हो गया, इसको नाम दे दिया मैंने x1, y1। तो पॉइंट को नाम दे दिया x1, पॉइंट को नाम दिया x1, y1। तो अब देखो, the distance between point of contact and the x-axis is known as the length of tangent. The distance between point of contact and the axis is known as the length of tangent. The projection of the length of tangent on x-axis is known as the length of subtangent. Is known as the length of subtangent. The distance between foot of normal and the x-axis is known as the length of normal. The distance between foot of normal and the x-axis is known as the length of normal. The projection of normal on x-axis is known as the projection of normal on x-axis is known as the length of subnormal. Is known as the length of subnormal. Is known as the length of subnormal. अब मुझे क्या करना है, इन सब की वैल्यूज निकालनी है। तो ठीक है, करते हैं। ये हो गया एंगल थीटा, ये हो गया एंगल थीटा। ओके, सो तो अब मैं क्या करूंगा, ये थीटा हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, ये 90 माइनस थीटा, तो ये भी थीटा हो जाएगा, तो ये थीटा हो जाएगा। अच्छा, पीएन क्या होगा, पीएन होगा वाई, मतलब वो जो फुट ऑफ नॉर्मल है ना, पी एक्स कॉमा वाई ले लेते हैं इसको, क्योंकि थ्योरी में भी मैंने एक्स कॉमा वाई लिया है, इसको एक्स कॉमा वाई ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा पॉइंट एक्स कॉमा वाई। अब अपन ये सारी डिस्टेंसेस निकालते हैं। तो देखो, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट के लिए मैं क्या करूंगा, मैं यूज करूंगा पीटीएन ट्रायंगल। तो पीटीएन ट्रायंगल में क्या हो रहा है, मुझे परपेंडिकुलर पता है और हाइपोटेनस निकालना है। तो इसका मतलब है लेंथ ऑफ टेंजेंट यानी पीटी हो जाएगा y cosec थीटा। y cosec थीटा होता है √1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। तो y और cot थीटा होता है tan थीटा का रेसिप्रोकल, और tan थीटा होगा स्लोप। tan थीटा होगा स्लोप। स्लोप कहां से निकालेंगे, डेरिवेटिव से। स्लोप कहां से निकालेंगे, डेरिवेटिव से। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला आ गया y√1 प्लस m स्क्वायर, y√1 प्लस m स्क्वायर अपॉन m। Next, y can be positive, negative, m can be positive, negative, but length is always positive, तो इसलिए मॉडुलस साइन। और इसी वजह से जब डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर में ये वर्ड यूज किए जाते हैं ना, लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, जब डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर में
जब ये वर्ड यूज किए जाते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, लेंथ ऑफ नॉर्मल, तो उसमें मॉडुलस आता है और उस मॉडुलस की वजह से क्या होता है, जब मॉडुलस खुलता है तो प्लस माइनस आता है और जब मॉडुलस का जब प्लस माइनस आता है तो वो मल्टीपल करेक्ट आंसर में चला जाता है। तो इसलिए डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर में कभी ये लेंथ ऑफ टेंजेंट, नॉर्मल, सब नॉर्मल, सब टेंजेंट इनको यूज किया ना तो फिर वो मल्टीपल करेक्ट आंसर में चला जाता है। तो फिर वो मल्टीपल करेक्ट आंसर में चला जाता है। ठीक है, अब ये जैसे लेंथ ऑफ टेंजेंट निकाला है तो ऐसे ही हम लोग बाकी सब भी फाइंड आउट कर लेंगे। तो नेक्स्ट है लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, वो होगा Tn। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल था, ये थीटा था, ये y था और ये t था, ये n था, ये p था। तो Tn निकालना है यानी लेंथ ऑफ सब टेंजेंट निकालना है। तो वो कितना होगा, pt का नहीं, उसको जाने देते हैं, नहीं तो एक काम करते हैं। तो tan थीटा इज इक्वल टू y बाय Tn। तो Tn कितना हो गया, y बाय tan थीटा यानी y बाय m। तो लेंथ ऑफ सब टेंजेंट हो जाएगा y बाय m, पॉजिटिव क्योंकि लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव। अब लेंथ ऑफ नॉर्मल निकालते हैं। तो नॉर्मल में क्या होगा, ये होगा, ये g होगा और इधर थीटा आ रहा होगा। तो मुझे pg चाहिए, मुझे pg चाहिए। तो cos थीटा इज इक्वल टू, तो cos थीटा इज इक्वल टू pn अपॉन pg, pn अपॉन pg, और मुझे चाहिए pg। तो pg इज इक्वल टू pn अपॉन cos थीटा। pn y है तो ये हो जाएगा y sec थीटा, पर m के टर्म्स में चाहिए तो y रूट ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो pg हो जाएगा लेंथ ऑफ नॉर्मल y रूट ओवर 1 प्लस m स्क्वायर। तो ये एक और फॉर्मूला। अब बचा बस एक लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, वो होगा ng। तो इसमें लगा देंगे tan थीटा इज इक्वल टू ng अपॉन pn यानी ng अपॉन y। तो ng लेंथ ऑफ सब नॉर्मल वो हो जाएगा y tan थीटा, tan थीटा होता है m, तो ये हो जाएगा माइकैन पर मॉडुलस साइन, क्योंकि लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव, लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव। एओडी चैप्टर तुम्हारे 12th बोर्ड में भी है और इजी और स्कोरिंग चैप्टर है वो। नेक्स्ट है रेट मेजर एंड अप्रोक्सीमेशन। रेट मेजर एंड अप्रोक्सीमेशन। तो रेट मेजर मतलब अपन क्या करते हैं, किसी क्वांटिटी का किसी दूसरी क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में कैसे चेंज हो रहा है, कोई क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में कैसे चेंज हो रही है। कोई क्वांटिटी किसी दूसरी क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में कैसे चेंज हो रही है। तो इसमें एक फंडा क्या होता है, फर्स्ट यू फाइंड ऑल द रिलेशन एंड देन डिफरेंशिएट। फर्स्ट यू फाइंड ऑल द रिलेशन एंड देन डिफरेंशिएट। तो वो बहुत इजी तरीका होता है। तो जैसे एक फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन है कि एक कोन है, तो तो जैसे फॉर एग्जांपल एक कोन है, उसमें जो हाइट है, जब उसकी हाइट 20 सेंटीमीटर थी तो उसकी हाइट डिक्रीज कर रही है 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब देखो लैंग्वेज पे ध्यान देना, डिक्रीज। तो डिक्रीज का मतलब होता है y2 माइनस y1 इज नेगेटिव। तो देखो dh बाई dt में क्या होगा, h2 माइनस h1। तुम ये dh बाई dt को ऐसे भी देख सकते हो, h2 माइनस h1 अपॉन t2 माइनस t1। अब t2 माइनस t1 इज ऑलवेज पॉजिटिव क्योंकि टाइम हमेशा बढ़ता है, पर h2 माइनस h1 यहाँ पे नेगेटिव है, तो लेफ्ट साइड इज नेगेटिव, तो राइट साइड मस्ट बी नेगेटिव। फिर से, जब इसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर है तो इसकी रेडियस इंक्रीज कर रही है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो मतलब अगले मूवमेंट पे कोन ऐसा दिखेगा।
अगले मोमेंट पे कोण ऐसा दिखेगा, पर इसको देख के मैं ये नहीं बता सकता। तो अगले मोमेंट में कोण ऐसा दिखेगा, पर अब वॉल्यूम बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, तो वो तो वॉल्यूम का ही चेक करना पड़ेगा। तो ठीक है, तो वॉल्यूम पाई 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो डीवी बाई डी टी 1/3 पाई कांस्टेंट है, आर स्क्वायर एच प्रोडक्ट रूल, तो ये हो जाएगा एच को रोका, तो इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो एच को रोका आर स्क्वायर का डेरिवेटिव, फिर आर स्क्वायर को रोका एच का डेरिवेटिव, आर स्क्वायर को रोका एच का डेरिवेटिव। अब सारी वैल्यूज रख दो, तो हमें एच पता है 20, आर पता है 10, डी आर बाई डी टी 2, आर पता है 10, डी एच बाई डी टी -4, तो डीबी बाई डी टी आ जाता है 400 पाई बाई 3। मतलब डीबी बाई डी टी पॉजिटिव आ रहा है, इसका ये मतलब है कि वॉल्यूम बढ़ा है, वॉल्यूम बढ़ा है। तो रेट मेजर में फंडा यही है, पहले क्या करो आप रिलेशन निकाल लो, ये देखो ये रिलेशन निकाल लो एंड देन डिफरेंशिएट। पर इसमें तुम्हें ये भी समझना होगा किस मूवमेंट पे डिफरेंशिएट करना है। तो जितने कम अननोन होंगे तब डिफरेंशिएट कर सकते हैं, जितने कम अननोन होंगे तब उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। 2 मिनट का ब्रेक। अरे यार।
ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक है अप्रोक्सीमेशंस। तो अप्रोक्सीमेशन में क्या है ना कि डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स और डिवाइड बाई डी एक्स। डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स जो था वो था एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और dy बाई डी एक्स जो है वो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है। तो दे आर अप्रोक्सीमेटली इक्वल। तो आई कैन राइट डेल्टा वाई इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। थोड़े और फंडे देता हूँ। डेल्टा वाई मतलब चेंज इन आउटपुट, यानी एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। तो ये क्या कह रहा है कि इनपुट में कोई चेंज करने से जो वैल्यू आएगी वो होगी एफ ऑफ एक्स प्लस dy बाई डी एक्स इंटू इनपुट में जो चेंज किया। तो जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मुझे मुझे y इज इक्वल टू रूट 25.2 निकालना है। अब अपने को ये पता है कि 25 का स्क्वायर रूट होता तो 5 आता, पर ये 25.2 है, तो जो भी आंसर आएगा वो 5 से थोड़ा सा बड़ा आएगा और 6 से तो बहुत कम आएगा। 5 से थोड़ा सा बड़ा आएगा और 6 से बहुत कम आएगा, पर कितना आएगा वो अपने को पता करना है। तो देखो, तो मैंने क्या किया, इसमें फंक्शन अज्यूम कर लिया रूट एक्स। अब लगाया एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए कि रूट 25.2 बन जाए। तो रूट ओवर एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स और ये डेल्टा एक्स। तो अब देखो फंडे, तो एक्स को लगाएंगे 25, डेल्टा एक्स को ऐसा लिखेंगे जिससे 25.2 बन जाए। तो 25.2 इज इक्वल टू ये आ जाएगा 5 प्लस 1/2 इंटू 5 इंटू 0.2, तो 5 प्लस 0.02, तो आंसर आ जाएगा 5.02। तो 5.02 लगा, तो इसको स्क्वायर करके भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है मोनोटोनोसिटी। अच्छा, एक और चीज, कभी कभी तुम्हें एरर भी पूछा जाता है। एरर ये फिजिक्स वगैरह में बहुत मिलेगा, तो फिजिक्स वगैरह में काफी मिलेगा। तो एरर में क्या होता है ना, एरर क्या होती है पहले तो ये समझते हैं। सपोज तुमने कोई क्वांटिटी को मेजर किया है ना, और किसी, अब एरर जो होती है वो किसी के रिस्पेक्ट में ही होती है, क्योंकि किसी को स्टैंडर्ड मानेंगे और फिर उसके कंपैरिजन में अपन ने या तो ज्यादा ले लिया होगा या कम ले लिया होगा या बराबर से लिया होगा। तो y2 माइनस y1 अपॉन y1, तो इसको बोलते हैं एरर। परसेंटेज में निकालना है तो इंटू 100 कर दो, इंटू 100 कर दो तो परसेंटेज में आ जाएगा। ओके, तो देखो, तो t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। अब समझना, यहाँ पे लेंथ में एरर हो सकती है 2% की। अब ये 2% जो एरर है ये ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। मतलब अगर मान लो लेंथ 100 मीटर है, 100 सेंटीमीटर है, अगर लेंथ 100 सेंटीमीटर है तो या तो मैंने 102 ले ली होगी या फिर मैंने 98 ले लिया होगा, या तो 102 या फिर 98। तो अब क्या करेंगे, तो और जी में एरर है 1.5% प्लस माइनस, तो हमें टाइम पीरियड में मैक्सिमम एरर निकालनी है। तो ये कॉमन सेंस है, अगर मैं लेंथ को ज्यादा और जी को कम लूंगा ना, तो मुझे टाइम पीरियड में मैक्सिमम एरर मिलेगी। लेंथ में ज्यादा और जी में कम, क्योंकि लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो वो कितनी एरर आएगी, सब तरफ लॉग लगा दो। तो एल एन टी इज इक्वल टू एल एन 2 पाई प्लस 1/2 एल एन एल माइनस 1/2 एल एन जी। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आएगा डी टी बाई टी 0 1/2 डी एल बाई एल माइनस डी जी बाई जी।
तो dt by t is equal to 1/2 dl by l minus dg by g. तो ठीक है, तो टाइम पीरियड में मैक्सिमम एरर कितनी होगी 1/2। अगर लेंथ में मैं मैक्सिमम एरर रखूं 2 और जी में माइनस में एरर रखूं तो माइनस ऑफ माइनस 1/2 3/2। ठीक है, तो ये जाएगा 1/2 2 प्लस 3/2 यानी 7/2। तो एरर आएगा 7/4 इंटू 100 कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट है मोनोटोनोसिटी। मोनो मतलब एक, टोनो मतलब टोन, सिटी का पता नहीं। तो एक टोन में चलने वाला। अब वो एक टोन भी दो तरह से पॉसिबल है, या तो इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग, या तो इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग। तो एक टोन में ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसका रीजन है, एक तो इसके अंदर है ना वो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का पता चलता, इसके खुद के क्वेश्चंस भी बनते हैं स्पेशली बोर्ड सीईटी में, और मेंस एडवांस में तो है ही। एक और रीजन, ये फंक्शन का बिहेवियर बताता है, ये फंक्शन का ग्राफ बना के देगा, ये मैक्सिमम मिनिमम चैप्टर को भी हैंडल करेगा, और फंक्शन चैप्टर में 1 1 मैनी 1 आता है एक, वो भी निकाल के देगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक्चुअली मोनोटोनोसिटी। कुछ ज्यादा स्टेप कुछ भी नहीं है, डेरिवेटिव पॉजिटिव इंक्रीजिंग, डेरिवेटिव नेगेटिव डिक्रीजिंग, दैट्स इट, इतना ही है। पर खतरनाक है क्योंकि इसको यूज कर करके हम 1 1 मैनी 1 और 1 1 मैनी 1 उसका ग्राफ बना सकते हैं। तो बस, तो वो टूल खतरनाक है एक्चुअली। इंपॉर्टेंट क्या है वो टूल, कि डेरिवेटिव पॉजिटिव इंक्रीजिंग, डेरिवेटिव नेगेटिव डिक्रीजिंग। तो वो टूल बहुत खतरनाक है, तो इसलिए ठीक है। तो मोनोटोनिसिटी में हम लोग क्या करते हैं, तो सिग्निफिकेंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सिग्निफिकेंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सिग्निफिकेंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। इसमें हम लोग फंक्शन का बिहेवियर भी पढ़ लेते हैं कि इंक्रीज कब कर रहा है कब डिक्रीज कर रहा है, हम लोग ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, मैक्सिमम मिनिमा निकाल सकते हैं। सो स्टडी द बिहेवियर ऑफ फंक्शन। अच्छा, एक चीज नोटिस करना, हम जो ये डेरिवेटिव्स कर रहे हैं ना, ये हम लोग तभी कर पा रहे हैं जब फंक्शन डिफरेंशिएबल है, और वो हम तभी कर पा रहे हैं जब फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो अगर मान लो कभी फंक्शन डिसकंटिन्यूअस नॉन डिफरेंशिएबल, तो यू हैव टू गो विद द बेसिक डेफिनेशन, यू हैव टू गो विद द बेसिक डेफिनेशन। तो तुम डेरिवेटिव मार के नहीं कर सकते। अगर कल को मान लो मॉडुलस आ गया, बॉक्स आ गया, इनवर्स फंक्शन आ गया, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स आ गया, तो इसको तो डिफरेंशिएट नहीं कर सकते ना डायरेक्ट, रीडिफाइन करना पड़ेगा। इनवर्स का चल जाएगा, पर मॉडुलस बॉक्स और फ्रैक्शनल आ गया, मॉडुलस बॉक्स और फ्रैक्शनल आ गया, तो उसको तो डिफरेंशिएट नहीं कर सकते ना, तो रीडिफाइन करना पड़ेगा। तो ये इसलिए इस चीज को समझना कि हम ये जो एमओडी और एओडी कर रहे हैं ना, वो हम तभी कर रहे हैं जब फंक्शन को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो ऐसा भी पॉसिबल है कि फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल हो, ऐसा भी पॉसिबल है कि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो, देन you have to go with the basic definition, then you have to go with the basic definition, ऐसा होगा, and this is possible, you will get a very good questions कि तुम्हें बेसिक पे जाना पड़े। नेक्स्ट, तो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, ऑलवेज इंक्रीजिंग, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, ऑलवेज इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ये सब एक ही चीज है।
पर इंक्रीजिंग ये अलग है। तो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, ऑलवेज इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ये एक ही चीज है LNX। लेकिन इंक्रीजिंग मतलब ये इंक्रीजिंग है क्योंकि ये कभी डिक्रीज नहीं हुआ। सेकंड वाला ये इंक्रीजिंग है क्योंकि कभी ये डिक्रीज नहीं हुआ। लेकिन मोनोटोनिक इंक्रीजिंग नहीं है। वो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग इसलिए नहीं है क्योंकि इसकी टोन चेंज हो रही है, पहले इंक्रीजिंग फिर कांस्टेंट फिर इंक्रीजिंग। अगर एक पॉइंट पर डेरिवेटिव 0 होगा तो चलेगा, इंटरवल में नहीं चाहिए। यहाँ क्या हो गया, यहाँ इंटरवल में डेरिवेटिव 0 हो गया, यहाँ एक पॉइंट पे तो वो चलेगा। तो एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब जो है वो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है। एक्स क्यूब जो है वो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है, तो एक पॉइंट पे चलता है डेरिवेटिव 0, लेकिन इंटरवल में नहीं चलता। इंटरवल में फिर क्या होगी, उसकी कांस्टेंट हो गई ना टोन, इसलिए। सेम मोनोटोनिक डिक्रीजिंग, मोनो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ऑलवेज डिक्रीजिंग, एक ही चीज है। और डिक्रीजिंग उसमें थोड़ा सा फर्क है, डिक्रीजिंग उसमें थोड़ा सा फर्क है। अब इसकी तैयार करते हैं डेफिनेशन और तैयार करते हैं टूल। तो देखो, तो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग में क्या होगा, अगर वो इंक्रीजिंग है तो वैल्यू बढ़नी चाहिए, तो वैल्यू बढ़नी चाहिए। तो एफ ऑफ ए इज लेस देन एफ ऑफ, उसकी राइट साइड से उसकी वैल्यू कम होगी और लेफ्ट साइड से उसकी वैल्यू ज्यादा होगी। तो a माइनस एच पर वैल्यू कम आएगी और a प्लस एच पे वैल्यू ज्यादा आएगी, इसका ये मतलब है। और मोनोटोनिक डिक्रीजिंग में क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। तो a प्लस एच पे वैल्यू कम हो जाएगी और a माइनस एच पे वैल्यू ज्यादा रहेगी। तो एफ ऑफ a माइनस एच इज ग्रेटर देन एफ ऑफ a इज ग्रेटर देन एफ ऑफ a प्लस एच। अब टूल तैयार करते हैं, टूल जो हमें बता सके। तो उससे पहले एक छोटी सी चीज है, यू हैव टू वेरी केयरफुल एट एंड पॉइंट्स। अब देखो, y इज इक्वल टू साइन एक्स और इंटरवल लिया मैंने 0 से पाई, तो 0 से पाई लिया तो साइन एक्स का ग्राफ ऐसा होगा। तो अब ध्यान से देखना, ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग क्लोज इंटरवल 0 से ओपन इंटरवल पाई बाय 2 है। मोनोटोनिक डिक्रीजिंग ओपन इंटरवल पाई बाय 2 से पाई है। तो यहाँ पे पाई पे है ना ओपन इंटरवल है, उसका रीजन है क्योंकि पाई बाय 2 जो है वो नॉन मोनोटोनिक पॉइंट है, और नॉन मोनोटोनिक पॉइंट का मतलब होता है कि ना तो वहां इंक्रीजिंग है ना डिक्रीजिंग है। नेक्स्ट, अगर यही सेम क्वेश्चन और डोमेन दी होती 0 से पाई बाय 2 क्लोज इंटरवल, तब मैं बोलता ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है, क्लोज इंटरवल 0 से पाई बाय 2। तो यहाँ पे पाई बाय 2 पे क्लोज इंटरवल आएगा। इसका रीजन देखो, अगर मैं पहले वाले में देखूं तो एफ ऑफ पाई बाय 2, एफ ऑफ पाई बाय 2 प्लस और एफ ऑफ पाई बाय 2 माइनस, एफ ऑफ पाई बाय 2, एफ ऑफ पाई बाय 2 प्लस, एफ ऑफ पाई बाय 2 माइनस। तो पाई बाय 2 पे वैल्यू बड़ी है और ये बड़ी है, तो ये जो, अब अगर ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग होता तो इनइक्वालिटी ऐसी होती, और अगर डिक्रीजिंग होता तो इनइक्वालिटी ऐसी होती, पर ये तो अजीब सी है। तो ये एक्चुअली पॉइंट ऑफ मैक्सिमा वाली है। अब दूसरे वाले में देखते हैं, तो दूसरे वाले में क्या होगा, एफ ऑफ पाई बाय 2 प्लस चेक ही नहीं करेंगे, तो एफ ऑफ पाई बाय 2 माइनस और एफ ऑफ पाई बाय 2 सिर्फ यही चेक करेंगे। तो एफ ऑफ पाई बाय 2 माइनस और एफ ऑफ पाई बाय 2, तो पाई बाय 2 प्लस चेक ही नहीं करेंगे, तो यहाँ पर वो मोनोटोनिक है। सो नेक्स्ट, और इसी चीज को जो मैंने पॉइंट पे डेफिनेशन बनाई है उसी चीज को इंटरवल में भी एक्सटेंड कर सकते हैं। तो अगर हर पॉइंट पे मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है तो वो पूरे इंटरवल में मोनोटोनिक इंक्रीजिंग होगा। तो अगर मोनोटोनिक इंक्रीजिंग एट एवरी पॉइंट in x1 comma x2, then it is monotonic increasing in x1 comma x2.
सेम ऐसे मोनोटोनिक डिक्रीजिंग at every point in x1 comma x2, so it is monotonic decreasing in x1 comma x2. वही जैसे कंटिन्यूटी में किया, डिफरेंशिएबिलिटी में किया, हर पॉइंट पे तो पूरे इंटरवल में, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, अब तैयार करते हैं टूल। तो टूल क्या है, इनपुट बढ़ाया, पॉजिटिव का मतलब है बढ़ा, इनपुट बढ़ा, आउटपुट बढ़ा, तो रेशियो पॉजिटिव आएगा। तो रेशियो पॉजिटिव आएगा तो मैं कह सकता हूँ डेरिवेटिव इज पॉजिटिव। कन्वर्स इज आल्सो ट्रू। मोनोटोनिक डिक्रीजिंग, इनपुट को बढ़ाया पर आउटपुट कम हो गया, रेशियो नेगेटिव है, तो यानी डेरिवेटिव नेगेटिव। सो मोनोटोनिक डिक्रीजिंग, डेरिवेटिव नेगेटिव। कन्वर्स इज आल्सो ट्रू। अब ध्यान से देखना, डेरिवेटिव पॉजिटिव है मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, पर मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है तो डेरिवेटिव जीरो भी हो सकता है, पॉसिबल है, तो वो देखेंगे अपन, देखेंगे। तो मैं क्वेश्चन लेता और वो बाकी का कल डिस्कस करूंगा। लेकिन तो y is equal to x upon ln x, y is equal to x upon ln x, तो मैंने इसका डेरिवेटिव निकाला। क्यों? क्योंकि मुझे इसकी चेक करनी है कब इंक्रीजिंग कब डिक्रीजिंग है। नेक्स्ट, कभी भी जो कमेंट करना है वो डोमेन देख लो पहले। तो इसकी डोमेन है 0 से 1 यूनियन 1 से इंफिनिटी, क्योंकि x पॉजिटिव होना चाहिए लॉग के आगे और डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, तो x 1 नहीं होगा। तो इसका डेरिवेटिव निकालेंगे ताकि पता कर सके कब इंक्रीजिंग कब डिक्रीजिंग। ln स्क्वायर x, तो इस पे लगेगी क्वेश्चन रूल, डिनोमिनेटर को रोका न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, माइनस न्यूमरेटर को रोका डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, तो ln x माइनस 1 अपॉन ln स्क्वायर x। तो डिनोमिनेटर इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो न्यूमरेटर का चेक करना है, तो e, तो e के आगे गए तो डेरिवेटिव पॉजिटिव, e के पीछे गए तो डेरिवेटिव नेगेटिव, e के आगे गए तो डेरिवेटिव पॉजिटिव, e के पीछे गए तो डेरिवेटिव इज नेगेटिव। ठीक है, ये करें ना। ठीक है, चलेगा। तो ठीक है, तो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग x बिलोंग्स टू e से इंफिनिटी, और मोनोटोनिक डिक्रीजिंग x बिलोंग्स टू 0 से e, पर 1 डोमेन में नहीं है, तो 0 से 1, 1 से e, ऐसा लिखना पड़ेगा, क्योंकि आंसर हमेशा डोमेन में रह के ही किया जाता है। आंसर हमेशा डोमेन में रह के ही किया जाता है। ओके, तो यहाँ तक हो गया। पर ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि डेरिवेटिव अगर 0 हो गया तब, तो वो थोड़ा सा क्रूशियल है, तो वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करता। तो 31st और 1st को लेक्चर नहीं है ना, तो 31st और 1st को लेक्चर नहीं है, तो 2nd को लेक्चर है। तो 2nd को मैं एओडी कंप्लीट कर दूंगा, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन चालू कर दूंगा। होपफुली शायद इंडेफिनिट भी कंप्लीट हो जाए, क्योंकि सब उसमें फॉर्मूले ही फॉर्मूले हैं, तो ऐसा हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीक में अपना कैलकुलस कंप्लीट हो जाएगा, तो होपफुली अपना 20 जनवरी तक हो जाता है ना, चलेगा। बाकी 3rd जनवरी को तुम्हारा टेस्ट है, तो तुम उसे एडवांस भी समझ सकते हैं, केवीपी वाइज समझ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों का पेपर सेम ही है, एडवांस केवीपी वाई, तो दोनों भी। केवीपी वाई का थोड़ा अच्छा पेपर रहता है, मैथ्स बहुत डिफिकल्ट रहता है उसका, केवीपी वाई का। ओके, एनीवेज हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। नया साल आ रहा है, नई एनर्जी होनी चाहिए, नए टारगेट्स होने चाहिए, है कि नहीं? एक्साइटमेंट होना चाहिए, एक लगा तो कुछ नई चीजें करना, नई शुरुआत करना, रिजोल्यूशन वगैरह लेते हैं, पर उनको पूरा भी करना चाहिए। दोनों फाइल मैंने शेयर कर दी है, एक एमओडी की है 18 वाली और 19 वाली एओडी की है। ठीक है, तो अच्छे से करना। अच्छा, नया साल होगा, नई एनर्जी रखना, नई होप्स हो, नए विचार हो, नई थॉट्स हो, है ना, एंड कीप ट्राइंग, करते रहेंगे तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही।
है ना? नहीं करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, पर करेंगे तो बहुत कुछ मिलेगा। चलो फिर, सो थैंक यू टू ऑल, एन्जॉय योर डे, हैप्पी न्यू ईयर।